economic growth and development. So democracy, whether democracy leads to economic growth and development more than other forms of government or not. तो क्या डेमोक्रेसी से इकोनॉमी जल्दी डेवलप करने लग जाती है या स्लो डेवलप करती है, कैसे होती है? तो in front of you you can see two tables. तो पहली वाली टेबल में मेंशन किया हुआ है टाइप्स ऑफ रेजिम्स एंड द ग्रोथ रेट. तो अगर सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज का और सभी डिक्टेटोरियल रेजिम्स का अगर कंपैरिजन करते हैं हम, so we are going to find that the growth rate of democratic regimes is lower than that of democratic dictatorial regimes. तो almost 0.5% का फर्क है. तो अगर डेमोक्रेटिक रेजिम्स 3.95 पे ग्रो किए हैं तो सारी की सारी डिक्टेटोरियल रेजिम्स जो हैं दे हैव ग्रोन एट 4.42%. लेकिन अगर उसकी जगह हम पुअर कंट्रीज का कंपैरिजन करते हैं तो सारी होगी, मतलब डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, सारी की सारी कंट्रीज का मिलाकर है. अगर सिर्फ पुअर कंट्रीज का देखते हैं तो स्पेशली दोज कंट्रीज व्हिच बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो उन कंट्रीज का अगर कंपैरिजन करते हैं तो द डिफरेंस हैज रिड्यूस्ड. तो सिर्फ 0.06% का डिफरेंस है. तो अगर डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, in case of poor countries the growth rate is almost equal. लेकिन अभी इनइक्वालिटी का देखें डेमोक्रेसीज में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो मान लो चलो जो डिक्टेटोरियल रेजिम्स हैं या डेमोक्रेसी है सब में बराबर सी ही है. बट इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर द inequality of income among the countries, so we are going to find that in case of democracies inequality बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है. In case of South Africa we have 64.8%, मतलब जो भी नेशनल इनकम है, जितना भी वेल्थ है पूरी के पूरे देश में, उसमें से 64.8% इज कंट्रोल्ड बाय टॉप 20% और बॉटम 20 के पास में सिर्फ 2.9% है. So you can see the huge difference in the wealth that people have. तो 20% के पास में 64% है और बॉटम 20 के पास में सिर्फ 2.9% है. तो जो मिडिल वाले भी होंगे, तो अगर टॉप 30% कर देते हैं तो इट में गो इवन हायर. और सिमिलर ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट. ब्राजील में 63% है टॉप 20 के पास में, रशिया में 53% है, यूएसए में 50% है, डेनमार्क और हंगरी में रिलेटिवली कम इनइक्वालिटी है. इनइक्वालिटी है लेकिन कम है. सो डेमोक्रेसी डज नॉट रिजल्ट इन इकोनॉमिक इक्वालिटी. ये चीज इससे हमें समझ में आ रही है. और इन केस ऑफ इंडिया एज वेल द कंडीशन इज सिमिलर. इंडिया के केस में क्या है कि ये इनइक्वालिटी विद टाइम, स्पेशली आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स, तो 1991 के बाद में we experienced one of the highest growth rates in our history, in our history of independent India. लेकिन उसके बाद में भी ये 1991 के बाद में ग्रोथ रेट ज्यादा रहा है लेकिन इनइक्वालिटी इंक्रीज होती रही है. That is because of the nature of economic growth. So democracy has not resulted in an equitable economic growth or development for all. तो अभी अगर इंटरस्टेट कंपैरिजन भी करते हैं तो इंटरस्टेट इनइक्वालिटीज भी बहुत ज्यादा हैं. On one hand we have rich states like हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तो ये सारे के सारे रिच स्टेट की कैटेगरी में आते हैं. And on the other we have a number of poor states जिनको बीमारू states भी कहते हैं. तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे के सारे वो पुअरर स्टेट्स हैं. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी काफी सारे, मतलब दे आर क्वाइट इकोनॉमिकली बैकवर्ड. अगर विद इन द स्टेट भी देखें तो इवन विद इन स्टेट्स यू आर गोइंग टू फाइंड डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच आर अनइक्वल. तो अगर हरियाणा में ही करते हैं तो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं दो, गुड़गांव एंड महेंद्रगढ़. तो महेंद्रगढ़ ठीक है, रेवाड़ी थोड़ा बहुत बीच में आ जाता है,
हाँ, लेकिन गुड़गांव हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन केस ऑफ हरियाणा, और मतलब इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा, probably the richest. लेकिन सेम टाइम इफ यू आर कंपेयरिंग विद महेंद्रगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड, तो पर कैपिटा इनकम में स्टार्क डिफरेंस मिलेगा. यू विल फाइंड अ हाई अमाउंट ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स. डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, शहरों के अंदर भी, यू फाइंड अ हाई अमाउंट ऑफ इनइक्वालिटी. सो डेफिनेटली डेमोक्रेसी में चाहे, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में चाहे, economic growth for poor countries may be the same, lekin inequality has tended to increase under democratic regimes. As we have discussed that democracy has not resulted in economic inequality, तो ये उसी का ही थोड़ा सा depiction है. This is a cartoon which is to show how unequal is the economic growth has been, और जो concentration of wealth hai, even that has been quite unequal. Or many people in India tend to face are not able to meet even the basic needs. So food, clothing, housing वगैरह की needs हैं, even they are not able to meet them. तो अभी जो lockdown हुआ है तो उससे the inequalities are even more stark. जो थोड़ा relatively wealthy थे, so they have weathered this लॉकडाउन, उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा. एट मैक्स थोड़ा बहुत इनकम में डिक्लाइन हुआ है, लेकिन फॉर दोज बिलो द पॉवर्टी लाइन या जो आसपास में थे, वर्किंग क्लास के थे, सबसे ज्यादा इफेक्ट उनमें पड़ा है, उन पे पड़ा हुआ है. एंड द रिजल्ट हैज बीन दैट they are not even able to meet their basic needs, कि खाने के लिए भी उनके पास में नहीं है. they are dependent upon the government, और गवर्नमेंट से भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है. ये स्पेलिंग गड़बड़ है. it is leaders want votes of poor but they don't reduce poverty. तो 1970s में, 1971 में शायद इंदिरा गांधी ने रेज किया था स्लोगन गरीबी हटाओ का. तो उस टाइम में मूवीज में जितने भी देखोगे ना, तो सारे की सारी गरीबी के ऊपर है. नौकरी नहीं मिलती है, गरीबी है. तो 1970s की जितने भी मूवीज हैं, pick anyone, you'll find this theme. But even after 50 years of that slogan, गरीबी हटाने का था, आज भी वही कह रहे हैं, भाई गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं है, even after 50 years. Okay, now whether democracy helps in accommodation of social diversity or not. तो सोशल डाइवर्सिटी क्या होती है? the different kinds of people who live in society. तो diversity can be based on, let's say, caste diversity, class diversity हो सकती है, ethnic diversity, religious diversity, racial diversity हो सकती है. So how well can a democratic country accommodate these kind of diversities? तो expectation क्या होती है कि a democracy will produce harmonious social life, कि लड़ाई बड़ाई कुछ नहीं होएगी, people will be staying harmoniously, they'll be cooperating with each other, क्योंकि democracy में क्या है, representation मिल जाता है. So people get their representation, they can elect their representatives, or any conflict that may arise that can be resolved democratically. Ideal situation ये होनी चाहिए कि social divisions will be accommodated, कि हर एक को, जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ना, आर्टिकल 25 to 28 में रिलीजियंस फ्रीडम टू रिलीजन दिया हुआ है, कास्ट इक्वालिटी के लिए रिजर्वेशंस वगैरह किए हुए हैं, और ये डेमोक्रेसी के थ्रू लीडर्स तो इलेक्ट हो ही सकते हैं. So that is going to prevent conflict. लेकिन that is not always true, क्योंकि बहुत सारी क्लास बेस्ड, तो खैर वो हमने छेड़ा ही नहीं, कि क्लास बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं. जैसे वर्किंग क्लास और जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, कि वर्कर्स प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल, रिडक्शन ऑफ वेजेस. अभी वेजेस काफी रिड्यूस कर रहे हैं, और
जो वर्किंग आवर्स है फैक्ट्रीज में, सो दीज आर बीइंग इंक्रीज्ड, सो वर्कर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट। तो अगर डेमोक्रेसी होगी, सो these kind of conflicts जो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, these can also be managed properly और for the benefit of the working class, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट्स हैं they are already at an advantage। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए, yes to a certain extent this happens, लेकिन whether it is actually leading to harmonious social life, अगर प्रॉपरली हार्मोनियस सोशल लाइफ होती तो हमारे यहाँ पर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। मुजफ्फरनगर का मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, तो वी वुडंट हैव बीन फाइंडिंग कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, एथनिक मूवमेंट्स नहीं होती। तो एथनिक मूवमेंट्स कैसी हैं, जैसे नागा मूवमेंट है, नागालैंड वाली कि हमें इंडिपेंडेंट नागालैंड चाहिए। मिजोरम का था, मिजो नेशनल फ्रंट वाज कंटेस्टिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। कश्मीर में कश्मीरियत का कह रहे हैं कि वी वांट अ सेपरेट कंट्री। पंजाब में भी देयर इज अ सेपरेट सेगमेंट ऑफ पीपल जो खालिस्तान मूवमेंट कह सकते हो। खालिस्तान मूवमेंट इज आल्सो एन एथनिक मूवमेंट। तो खालिस्तान मूवमेंट है, तो खालिस्तान मूवमेंट में पंजाब को अलग से उनको चाहिए कि खालसा लोगों के लिए अलग से होना चाहिए। जेंडर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स तो आजकल खूब सामने आते हैं। बाय जेंडर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स आई डोंट जस्ट मीन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो जो ट्रांसजेंडर्स हैं, तो वेदर थ्रू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट have we been able to accommodate transgenders? तो ट्रांसजेंडर्स को अभी रिसेंटली तो रिकॉग्निशन मिला है, बट इवन ट्रांसजेंडर्स फेस अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनको, दे सफर फ्रॉम पॉवर्टी, दे डोंट गेट जॉब्स, भीख मांग कर काम चलाना पड़ता है। तो ऑल दीज थिंग्स, सम ट्रांसजेंडर्स आल्सो एंगेज इन प्रोस्टिट्यूशन, मजबूरी होती है बिकॉज दे नीड टू डू समथिंग टू मीट देयर बेसिक नीड्स। तो गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही होती। गवर्नमेंट वाज नॉट इवन रिकॉग्नाइजिंग ट्रांसजेंडर्स टिल अ फ्यू इयर्स बैक। तो इस तरीके के जब एग्जांपल्स देखते हैं, तो दैट मेक्स अस क्वेश्चन कि वेदर सोशल डाइवर्सिटी इज बीइंग अकोमोडेटेड। हाँ, खैर रिलीजन वाला तो हमने छेड़ा ही नहीं। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलीजियस राइट्स जो होते हैं, रिलीजियस राइट्स कहना खैर ज्यादा सही नहीं है उसमें। इट इज बेटर टू कॉल इट कम्युनल राइट्स। सो कम्युनलिज्म के बेसिस पर जो राइट्स हो रहे हैं। सो लेकिन डिस्पाइट दीज फैक्ट्स, इन स्पाइट ऑफ दीज थिंग्स कि हाँ ये सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन apart from these things, we have India as a democratic country has played an important role. जो democratic government है, so that has played a very important role in accommodating social diversity. So if we merely look at the examples, तो जो language based controversy थी, तो that controversy जो आपका language based रीऑर्गेनाइजेशन भी हो गया था इसके बाद में, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स था या 3 लैंग्वेज पॉलिसी थी। So these kind of solutions couldn't have been possible if it was a dictatorial regime. तो अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो ये जैसे लैंग्वेज कंट्रोवर्सी है, it couldn't be resolved। और पॉसिबल है कि इंडिया which has so much of social diversity, ये डिवाइड भी हो चुका होता अगर डेमोक्रेसी नहीं होती है। So democracies can better handle these expectations provided conditions are fulfilled। तो democracies social diversity को handle कर सकती है and it can fulfill these expectations only if 2 simple conditions are fulfilled। कि democracy should not translate into majoritarian rule। कि democracy में मान लो majority rule करती है, majority means the government, the party or the government which has majority support। तो
तो जो मेजॉरिटी सपोर्ट है, इट शुड नॉट बिकम मेजॉरिटेरियनिज्म। अब मेजॉरिटी सपोर्ट और मेजॉरिटेरियनिज्म में क्या डिफरेंट है? मेजॉरिटी सपोर्ट मींस कि 50% से ज्यादा सपोर्ट है, ये वोट्स डले और मिल गया। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या हो गया कि जो पॉपुलेशन में मैक्सिमम लोग हैं, मतलब इफ फॉर एग्जांपल इंडिया हैज अबाउट 80% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर हिंदूज, तो वो 80% अगर सिर्फ हिंदूज के हिसाब से अगर चलेगी गवर्नमेंट, या हिंदूज के फेवर में चलेगी गवर्नमेंट, या यूं लगा लो कि किसी कोई पर्टिकुलर स्टेट है जहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में, तो अगर उनके फेवर में ही सिर्फ हो रहा है, एक पर्टिकुलर रिलीजन के फेवर में, या फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ महाराष्ट्र, वहां पर लैंग्वेज बेस्ड बहुत एथनिक इशू है, मराठी फैक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन केस ऑफ महाराष्ट्र, तो अगर महाराष्ट्र में सिर्फ मराठीज को बेनिफिट करने लगे, सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम। तो इसमें सोशल डाइवर्सिटी अकोमोडेट करने की जगह इट इज गोइंग टू क्रिएट फर्दर डिविजन्स इन द सोसाइटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुडंट बी मेजॉरिटी रूल। अभी जैसे श्रीलंका है, तो श्रीलंका में ऐसा कुछ किया गया था, श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म था, तो श्रीलंका में मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज ऑफ बुद्धिस्ट्स, सो दैट ट्रांसलेटेड इनटू बुद्धिस्ट डोमिनेंस ओवर द श्रीलंकन सोसाइटी। तो श्रीलंका में बाकी एथनिक लोग भी हैं, तमिल्स हैं, इंडियन तमिल्स, कुछ ऐसे तमिल्स भी हैं या ऐसे जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं विच वर टेकन टू श्रीलंका टू वर्क ऑन प्लांटेशंस, एक ऐसे लोग हैं। उसके अलावा मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है, ये लेकिन माइनॉरिटी में है। नाउ श्रीलंका डिड नॉट मैनेज इट्स डाइवर्सिटी वेल, सो मेजॉरिटेरियनिज्म को फेवर किया श्रीलंका ने, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, एंड दैट रिजल्टेड इन अ सिविल वॉर। तो सिविल वॉर थी श्रीलंका की 1970s के आसपास में शुरू हो गई थी, और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे श्री राजीव गांधी, he was assassinated by an LTTE member, तो उनका assassination भी श्रीलंकन सिविल वॉर से लिंक्ड है। और जो श्रीलंकन सिविल वॉर है, it was the one of the most brutal civil wars in history of civilizations। सबसे बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे, एंड ओनली टिल रिसेंटली आई थिंक 2010 या 11 में ये जो सिविल वॉर है वो खत्म हुई थी, एंड श्रीलंका फाइनली वन दी वॉर, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो जीती, और LTTE जो लिबरेशन तमिल टाइगर्स ईलम है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, हाँ, सो LTTE वाज डिफीटेड। लेकिन उसके बाद में भी अगर अभी भी श्रीलंका अकोमोडेट नहीं करती है अपनी माइनॉरिटीज को, so that is going to create further problems। So rule by majority should not become rule by majority community, कि आप ओपिनियन लो, सबकी लो, हाँ, but it shouldn't only favor a particular community, a particular religion, race or ethnic group। ठीक है, so different persons or groups or opinions can become majority at different times। that means कि अगर आज के टाइम में कोई इशू डिस्कस किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल इफ वी आर डिस्कसिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लॉकडाउन, द एंड ऑफ द लॉकडाउन, तो उसमें जो मेजॉरिटी होगी दैट इज गोइंग टू डिसाइड, और उस मेजॉरिटी में विल बी हैविंग पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट एथनिसिटीज, वो सारे मिलकर डिसाइड करेंगे। उसके साथ उसके अलावा अगर कोई और डिसीजन आता है, फॉर एग्जांपल ओपनिंग अप द डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में FDI इंक्रीज करना है, तो उसमें दूसरी मेजॉरिटी होगी, तो इट इज पॉसिबल कि लॉकडाउन खोलने वाले कुछ लोग होंगे, दे विल बी अपोजिंग अलाउइंग FDI इन डिफेंस सेक्टर। सो डिफरेंट पर्संस, ग्रुप्स और ओपिनियंस can become majority at different times in a democracy। So democracy remains democracy only as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time। अगर ऐसा होता है कि
a particular citizen cannot be in majority at any times. So that is going to create a problem. That is going to create social divisions, or it results in initially protest होते हैं, protest होता है, movements होती हैं, and it can even lead to secessionism. That means पहले तो protest हुआ, फिर movement छेड़ दी in order to change the society. अगर वो भी successful नहीं होती है, तो it results in breakup of the country and people start demanding a separate country for themselves. और इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, still there are many regions who are demanding a separate country for themselves. Okay, next is dignity and freedom of citizens. तो preamble याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि the preamble or the constitution promises to promote fraternity among the people of India and ensuring dignity to all its citizens. तो brotherhood फैलाएंगे और brotherhood is going to spread by maintaining dignity of its citizens. तो जो citizen होता है, first you need to understand who is a citizen. तो citizen is a legal subject, legal member of a political community. तो कोई भी country है, उसका कोई भी legal member होगा, so that person is citizen. और citizen के कुछ rights होते हैं और कुछ duties होती हैं. Citizens have to be contrasted with subjects. तो citizen और subject अलग अलग होते हैं, तो दोनों के दोनों political community के अंदर होते हैं, लेकिन subject आपका authoritarian government में होते हैं. जैसे monarchy है, तो monarchy के monarch के अंदर जितनी भी population रह रही है, so that is going to be called a subject of the monarch. Subject क्यों? क्योंकि उसमें जो population है उसकी मर्जी नहीं चल रही होती. It is the will of the monarch of the or the authoritarian person that is going to be who's going to make the decisions in that society. और citizens का क्या है? तो citizens have rights and duties. तो कोई भी जो political leader होगा, so it is not just that particular leader who's going to make decisions. The decisions are going to include the citizens, and the citizen is going to enjoy certain number of rights. तो जो भी हमारे fundamental rights mentioned हैं, so all these are guaranteed by the constitution to the citizens of India. कुछ non-citizens के लिए भी हैं, और these fundamental rights ensure that the citizens live a life of dignity, कि respect हो और dignity रहे. तो dignity ensure करने के लिए equality बहुत जरूरी है. Equality preamble में ही पढ़ा था हमने. Equality कौन सी टाइप की होती है? Social, economic and political. तो ये तीन टाइप की इक्वालिटी गारंटी होनी चाहिए. खैर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट गारंटीज ओनली सोशल इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी. इकोनॉमिक इक्वालिटी गारंटी नहीं करता है, लेकिन हाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ प्रोविजंस हैं जो कि इसकी तरफ पॉइंट करती हैं. तो अगर सोशल इक्वालिटी है, तो अगर कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी है या रिलीजियस कम्युनिटी है, और उसके अलावा कोई भी लेट्स से कोई भी जेंडर है which is exploited, it can be transgenders, it can be women, or it can even be men. अगर उनका exploitation हो रहा है in some way, तो socially there should be equality, there shouldn't be any discrimination among the people. So that is going to ensure dignity. Economic dignity क्या होगी? That no person rather every person, every citizen of India should be having equal opportunities in economic field, or at least एक basic standard of living should be guaranteed. तो इसलिए जो poverty line का है, जो poverty line adopt की हुई है कई सालों से, एक ये तेंदुलकर कमेटी ने जो डिसाइड किया था 27 रुपीस फॉर रूरल एरियाज एंड अबाउट 33 रुपीस फॉर अर्बन एरियाज. तो बहुत सालों से यही वाली पॉवर्टी लाइन चल रही है, और इस लाइन से जितने भी नीचे हैं, जिनकी भी इनकम इस लाइन से नीचे है,
all those are considered below poverty line. So probably this population जो below poverty है, this population is devoid of dignity, मतलब इसको dignity secure नहीं किया हुआ है. So if about 30% of the population of India is below poverty line, that means about 30% of the population is not secure dignity. तो dignity नहीं मिल रही है even in a democratic country like India. Politically dignity ensure करने के लिए है कि political representation होना चाहिए for all the citizens of India. इसमें कह सकते हो कि legally yes, people have political dignity. I mean people are allowed to vote and allowed to contest elections. लेकिन काफी सारे बैरियर्स हैं, जैसे एक बहुत बड़ा बैरियर तो मॉनेटरी बैरियर है कि इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, और जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है which is continuing in India. तो in a sum, a democratic government, as in case of India, it is trying to ensure dignity and freedom to citizens. लेकिन still there is a long way to go. बहुत सारी problems हैं which needs to be resolved, बहुत सारी divisions हैं which needs to be accommodated. Economic inequality needs to be reduced, or at least basic standard of life should be provided to all the people in India. और जब dignity ensure नहीं होती है तो it results in conflicts. जैसे manual scavenging scheduled caste के ही लोग कर रहे होते हैं, so that is indignified. और अभी तक रेलवेज भी काफी सारे लोगों को मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए हायर करती हैं. ओके, कैसे पता चला है कि कौन पॉवर्टी लाइन से नीचे है और कौन ऊपर है? देखो, पॉवर्टी लाइन इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. तो जो करंट पॉवर्टी लाइन है दैट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ तेंदुलकर कमेटी. तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर नहीं है, दिस इज रमेश तेंदुलकर. आई थिंक रमेश तेंदुलकर हेडेड कमेटी थी. सो इस कमेटी ने रेकमेंड किया था ओवर द मेथडोलॉजी ऑफ डिटरमिनिंग द पॉवर्टी लाइन. की पॉवर्टी लाइन क्या होनी चाहिए, इसने मेथड डिटरमिन किया था. जो पॉवर्टी लाइन है उसमें जो बेसिक नीड्स हैं, जो भी आपका फूड, क्लॉथिंग वगैरह है, तो फूड के अलावा न्यूट्रिशनल एक तो बेसिस रखा था कि कितना खाने की जरूरत है. उसके अलावा क्लोथिंग, एजुकेशन और हेल्थ वगैरह का प्रोविजन भी दिया था. तो उसके बेसिस पे क्या डिसाइड किया था, अर्बन एरियाज में 33 रुपीज इज द पॉवर्टी लाइन और रूरल एरियाज में 27 रुपीज है. तो अभी इसको देखकर ही कह सकते हो कि इसके बाद में भी मोर देन 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन. और 27 रुपए में इन रूरल एरियाज एंड 33 रुपीज इन अर्बन एरियाज, इसमें यू हैव टू अकोमोडेट हेल्थ नीड्स की. अगर कोई बीमार हो जाता है तो इसका खर्चा उसमें भी है. दिस इज पर डे. तो एक दिन में 33 रुपए कम से कम अगर कोई कमाता है तो. सो इसमें हेल्थ नीड्स भी कवर हो जाती है, इसमें एजुकेशनल नीड्स भी कवर हो जाती हैं, सिक्योरिटी का, क्लोथ्स का, खाने का सारा इसी में कवर्ड है. सो यू कैन लुक एट द लो बार व्हिच इज केप्ट इन इंडिया फॉर द पॉवर्टी लाइन. तो अगर एक्चुअली पॉवर्टी को अगर देखें, if we actually want to secure dignity to our population, then this line should be much higher. Even apart from all these things, there is considerable improvement कि poverty भी decline हो रही है, और जो अलग-अलग टाइप की dignities हैं, freedoms हैं, so these are also increasingly available to our people, to the citizens of India. This thing is not ensured in dictatorial regimes. तो monarchies हैं या dictatorships हैं, dignity and freedom to the citizens is not available in those cases. तो example है जो अभी सीरिया में है, बशर अल असद की गवर्नमेंट है, so that is dictatorial regime. नॉर्थ कोरिया में है, चाइना है, तो चाइना में भी जो उनके जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रेसिडेंट ने
अभी he has secured his position for life, he will be president of the party for his entire life, कि अभी इलेक्शन हो कुछ हो वो पोजीशन में रहेंगे जब तक वो ना मर जाए या जब तक वो नहीं जाए।